नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन शायद उतने चर्चित नहीं ऐसे पहलू पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। ये है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद, मतलब स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आमतौर पर कम ही बात होती है, लेकिन ये हमारे देश की विविधता और एकता के लिए बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्पेशल ऑफिसर होते कौन है, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और असल में इनका काम क्या है। हमारे पास इस विषय पर कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं, खास तौर पर संविधान के जो प्रावधान है और इस अधिकारी के कार्यालय से जुड़ी जो जानकारी उपलब्ध है, वो सब। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझें। मतलब इतनी सरल कि कोई बच्चा भी अगर सुन रहा हो तो उसे भी पूरी बात समझ आ जाए। हम हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देंगे। सही कहा। तो चलिए इस महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को परत दर परत खोलते हैं, इसको अनपैक करते हैं। तो सबसे पहला सवाल बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये भाषाई अल्पसंख्यक या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आखिर होते कौन है? इन्हें कैसे परिभाषित किया जाता है? देखिए, इसकी परिभाषा संविधान में सीधे तौर पर तो नहीं दी गई है, लेकिन जो समझ बनी है और जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में भी इशारा था, उसके अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वो नागरिक समूह हैं जिनकी मातृभाषा यानी मदर टंग उस राज्य या राज्य के किसी हिस्से की मुख्य या बहुसंख्यक भाषा से अलग है। अच्छा, मतलब ये राज्य के स्तर पर तय होता है, ऐसा नहीं कि पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए। हाँ बिल्कुल, ये स्टेट वाइज तय होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक भाषा बोलता है जो पूरे भारत में तो शायद बहुत लोग बोलते हों, लेकिन किसी एक खास राज्य में वो भाषा बोलने वाले कम हैं और उस राज्य की मुख्य भाषा कोई और है, तो उस राज्य के लिए वो व्यक्ति भाषाई अल्पसंख्यक माना जाएगा। ये एक जरूरी बात है। यानी एक ही भाषा बोलने वाला समूह किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है और किसी दूसरे राज्य में बहुसंख्यक। बिल्कुल सही। और इसी वजह से इनके हितों की रक्षा के लिए खास व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि राज्य स्तर पर कई बार नीतियां बनाते समय बहुसंख्यक भाषा को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। समझ गया। तो अब आते हैं इस स्पेशल ऑफिसर के पद पर। क्या ये व्यवस्था, ये प्रावधान शुरू से ही हमारी संविधान में मौजूद था जब 1950 में संविधान लागू हुआ? नहीं, ये एक काफी दिलचस्प बात है कि मूल संविधान में, यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किसी स्पेशल ऑफिसर का कोई जिक्र नहीं था। अच्छा, तो फिर ये आया कैसे? इसकी जरूरत कब और क्यों महसूस हुई? इसकी कहानी जुड़ी है राज्यों के पुनर्गठन से। आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी। आपको याद होगा, काफी आंदोलन हुए थे। हाँ हाँ बिल्कुल। आंध्र प्रदेश का गठन तो इसी मांग पर हुआ था। सही है। तो इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी का गठन किया। जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे। हाँ, फजल अली कमीशन। बिल्कुल। इस कमीशन का काम था राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने के मसले पर गौर करना, और भाषा एक बहुत बड़ा आधार था। तो जब ये कमीशन राज्यों के पुनर्गठन पर विचार कर रहा था, तब ये चिंता भी सामने आई कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से उन राज्यों में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों का क्या होगा। ये तो वाजिब चिंता थी। कहीं ऐसा ना हो कि नए राज्यों में अल्पसंख्यक भाषाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए। बिल्कुल। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए एसआरसी ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कई सिफारिशें की। उन्हीं सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये भी थी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, एक मशीनरी होनी चाहिए। तो क्या उन्होंने ही स्पेशल ऑफिसर का सुझाव दिया था? हाँ, उन्होंने ही ये सिफारिश की थी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों या सेफगार्ड्स के कामकाज को देखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करें। और सरकार ने इस सिफारिश को माना? जी हाँ, सरकार ने इस सिफारिश को माना और इसी के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ये वही संशोधन था जिसने एसआरसी की कई सिफारिशों को लागू किया और राज्यों की सीमाओं को बदला। अच्छा, तो इस संशोधन से ये प्रावधान जोड़ा गया? हाँ, इसी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के जरिए संविधान के भाग 17 यानी पार्ट 17 में, जो कि राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 350B जोड़ा गया।
और यही आर्टिकल 350B है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था करता है। ओके, तो अब जरा इस आर्टिकल 350B को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसमें ठीक ठीक क्या कहा गया है? देखिए, आर्टिकल 350B में मुख्य रूप से दो बातें कही गई हैं। क्लॉज 1 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा, और बहुत महत्वपूर्ण बात कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, इसका क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इस पद को एक खास दर्जा और स्वतंत्रता देती है। ये दिखाता है कि ये पद किसी मंत्रालय या विभाग के अधीन सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अथॉरिटी है जिसकी सीधी जवाबदेही राष्ट्रपति के प्रति है, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं। इससे उम्मीद की जाती है कि ये अधिकारी बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से काम कर सकेगा। ये बात तो है। अच्छा, और दूसरी मुख्य बात क्या है आर्टिकल 350B में? दूसरी मुख्य बात क्लॉज 2 में है। इसमें इस स्पेशल ऑफिसर का कर्तव्य यानी ड्यूटी बताई गई है। ये कहा गया है कि इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों, सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सभी मामलों की जांच करें। इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स। जांच करें मतलब इन्वेस्टिगेट करें। और ये सेफगार्ड्स या सुरक्षा उपाय क्या हैं? क्या संविधान में इनकी कोई लिस्ट है? हाँ, संविधान में सीधे तौर पर या अन्य कानूनों और योजनाओं के जरिए कई तरह के सेफगार्ड्स दिए गए हैं। हालांकि आर्टिकल 350B खुद इन सेफगार्ड्स को लिस्ट नहीं करता, लेकिन ये उन सभी सेफगार्ड्स को कवर करता है जो संविधान में कहीं भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 29 है जो अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 है जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है, चाहे वो धर्म पर आधारित हों या भाषा पर। हाँ, ये तो मौलिक अधिकार है। सही। इसके अलावा आर्टिकल 347 है जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या का एक पर्याप्त हिस्सा चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भी राज्य में मान्यता मिले, तो राष्ट्रपति उस भाषा को उस राज्य में या उसके किसी हिस्से में सरकारी कामकाज के लिए मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। अच्छा, ये भी एक सेफगार्ड हुआ? हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण सेफगार्ड आर्टिकल 350A में है जो कहता है कि हर राज्य और स्थानीय प्राधिकारी का ये प्रयास होना चाहिए कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाए। इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ओहो, ये तो बहुत जरूरी है। बच्चों की शुरुआती पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में हो, ये तो उनके सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो ये कुछ मुख्य संवैधानिक सेफगार्ड्स हैं। इनके अलावा भी राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर कुछ नीतियां या योजनाएं बनती हैं जिन्हें नेशनली अग्रीड सेफगार्ड्स कहा जा सकता है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए होती हैं। स्पेशल ऑफिसर का काम इन सभी सेफगार्ड से जुड़े मामलों की जांच करना है। तो ये जांच कैसे करते हैं? मतलब क्या प्रक्रिया होती है और जांच करके फिर क्या होता है? जांच करने के तरीके कई हो सकते हैं। वो शिकायतें मिलने पर जांच कर सकते हैं या खुद से किसी मामले का संज्ञान ले सकते हैं, राज्यों से जानकारी मांग सकते हैं, दौरे कर सकते हैं। जांच पूरी करने के बाद आर्टिकल 350B(2) के आगे कहता है कि ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन दोज मैटर्स। अच्छा, रिपोर्ट सीधी राष्ट्रपति को? हाँ, सीधी राष्ट्रपति को। और ये रिपोर्ट उन अंतरालों पर दी जाएगी जो राष्ट्रपति तय करें, at such intervals as the president may direct। आमतौर पर ये वार्षिक रिपोर्ट होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बीच में भी रिपोर्ट दी जा सकती है। और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट का क्या करते हैं? आर्टिकल 350B का अंतिम हिस्सा कहता है कि राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे, cause all such reports to be laid before each house of parliament, और उसे संबंधित राज्यों की सरकारों को भी भेजेंगे, sent to the governments of the states concerned। ये तो एक मजबूत प्रक्रिया लगती है। मतलब रिपोर्ट सिर्फ राष्ट्रपति तक सीमित नहीं रहती, वो संसद में भी जाती है और राज्यों को भी भेजी जाती है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। जब रिपोर्ट संसद में रखी जाती है तो उस पर बहस हो सकती है, सांसद सवाल पूछ सकते हैं, और जब राज्यों को भेजी जाती है तो राज्य सरकारों को पता चलता है कि उनके राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति पर क्या रिपोर्ट आई है और उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। हाँ, इससे एक तरह का दबाव भी बनता होगा राज्यों पर कि वो सेफगार्ड्स को ठीक से लागू करें। उम्मीद तो यही है। ये पूरी प्रक्रिया संवैधानिक निगरानी का एक अहम हिस्सा है।
अच्छा, यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है कि संविधान ने आर्टिकल 350 बी में स्पेशल ऑफिसर के पद का तो प्रावधान कर दिया, लेकिन उनकी योग्यता, कार्यकाल, वेतन भत्ते, सेवा की शर्तें और उन्हें हटाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। संविधान ने सिर्फ मूल ढांचा तैयार किया है कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और उनका काम सेफगार्ड्स की जांच करके रिपोर्ट देना होगा। बाकी जो विवरण हैं, जैसे कि कौन इस पद के लिए योग्य होगा, कितने समय के लिए नियुक्त होगा, क्या वेतन मिलेगा, सेवा शर्तें क्या होंगी, अगर हटाना पड़े तो कैसे हटाया जाएगा, इन सब बातों का जिक्र संविधान में नहीं है। तो फिर ये सब कैसे तय होता है? ये सब कार्यकारी निर्णयों, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस पर छोड़ दिया गया है। मतलब सरकार समय समय पर नियमों या आदेशों के जरिए ये चीजें तय करती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये इस पद की स्वायत्तता और प्रभावशालिता को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। कैसे, जरा समझाएंगे? देखिए, जब संविधान में ही कार्यकाल या हटाने की प्रक्रिया जैसी बातें तय होती हैं, जैसे चुनाव आयोग या सीएजी के मामले में हैं, तो पद को ज्यादा सुरक्षा मिलती है। वो सरकार के दबाव में आए बिना काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये सब सरकार के नियमों पर निर्भर है, तो सैद्धांतिक रूप से ये संभव है कि सरकार इन शर्तों को बदल दे। हालांकि व्यवहार में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने के कारण इस पद की गरिमा बनी रहती है। समझ गया। तो संविधान ने नींव रखी, लेकिन इमारत का बाकी डिजाइन सरकार पर छोड़ा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि आर्टिकल 350 ने स्पेशल ऑफिसर को प्रावधान किया। अब ये बताइए कि ये जो पद है, क्या इसी को हम भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त या कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज (CLM) के नाम से जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 350 के प्रावधानों को लागू करने के लिए 1957 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्थापित किया और इसी अधिकारी को पद नाम डेजिग्नेटेड दिया गया भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, यानी कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जिसे हम संक्षेप में CLM कहते हैं। अच्छा, तो स्पेशल ऑफिसर और CLM एक ही व्यक्ति और एक ही पद है। ये 1957 में शुरू हुआ। हाँ, संविधान में संशोधन 1956 में हुआ और उसके अगले ही साल 1957 में ये कार्यालय काम करने लगा। इनका मुख्यालय, मतलब हेडक्वार्टर्स, कहाँ पर है? अभी इनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। जब 1957 में ये ऑफिस बना था, तब इसका मुख्यालय इलाहाबाद, अब प्रयागराज में स्थापित किया गया था। ओह अच्छा, पहले इलाहाबाद में था। हाँ, बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर कुछ समय के लिए ये शायद फिर से इलाहाबाद गया और फिर 2015 से ये स्थायी रूप से नई दिल्ली में ही है। तो वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। और क्या इनके कोई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, मतलब रीजनल ऑफिसेस? क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएं और समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। देश की भाषाई विविधता और व्यापकता को देखते हुए CLM के काम को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यालय के अलावा 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। कहाँ-कहाँ है ये? एक कार्यालय बेलगांव में है, जो कर्नाटक में है और पश्चिमी क्षेत्र को देखता है। दूसरा चेन्नई में है, तमिलनाडु में, जो दक्षिणी क्षेत्र के लिए है। और तीसरा कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, जो पूर्वी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है। अच्छा, तो बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता, इन क्षेत्रीय कार्यालयों का क्या काम होता है? हर क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख एक सहायक आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर होता है। इनका काम अपने अपने क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों को देखना, जमीनी स्तर पर संपर्क बनाए रखना, शिकायतों को सुनना और मुख्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। इससे CLM को पूरे देश की स्थिति की बेहतर जानकारी मिलती रहती है और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान भी आसान हो जाता है। ये तो अच्छी व्यवस्था है। अब ये बताइए कि ये CLM का कार्यालय केंद्रीय स्तर पर, यानी सेंट्रल लेवल पर, किस मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत आता है? किसके प्रति ये जवाबदेह है, राष्ट्रपति के अलावा? प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो CLM का कार्यालय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हाँ, हालांकि जैसा हमने पहले बात की, संवैधानिक रूप से उनकी रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रपति को होती है, लेकिन प्रशासनिक कामकाज, बजट, स्टाफ आदि के लिए वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से जुड़े होते हैं। जो वार्षिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, वो भी इसी मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है।
तो मंत्रालय एक तरह से माध्यम का काम करता है, राष्ट्रपति तक रिपोर्ट पहुंचाने में, और बाकी प्रशासनिक सहायता देता है। हाँ बिल्कुल। और सीएलएम का एक और महत्वपूर्ण काम है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ लगातार समन्वय बनाए रखना, क्योंकि असल में सेफगार्ड्स को लागू करने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की ही होती है। सही बात है। तो ये समन्वय कैसे स्थापित होता है? इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अपने यहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी, नोडल ऑफिसर नियुक्त करता है। सीएलएम का कार्यालय इन्हीं नोडल अधिकारियों के माध्यम से राज्यों के साथ संपर्क बनाए रखता है, जानकारी लेता है और मुद्दों पर बातचीत करता है। अच्छा, तो हर राज्य में एक डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर होता है इसके लिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। ये समन्वय बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएलएम खुद सीधे तौर पर किसी राज्य के आदेश को लागू नहीं करवा सकते। वो जांच कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन अमल तो राज्य सरकार को ही करना होता है। इसलिए राज्यों के साथ अच्छा तालमेल और सहयोग बहुत जरूरी है। ये बात तो है। बिना राज्यों के सहयोग के तो सीएलएम का काम प्रभावी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो अब हमने संवैधानिक प्रावधान समझ लिए, सीएलएम के कार्यालय का ढांचा देख लिया। अब आते हैं उनके असल काम पर, उनकी भूमिका यानी रोल पर। जमीनी स्तर पर सीएलएम करते क्या है? देखिए, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, सीएलएम का मुख्य काम है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उन सभी मामलों पर बातचीत करना जो भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों और उनकी चिंताओं से संबंधित होते हैं। मुद्दे और चिंताएं किस तरह की? खासतौर पर वो मुद्दे जो उनके संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर सहमत सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन से जुड़े होते हैं। मतलब ये देखना कि जो अधिकार और सुविधाएं उन्हें मिली हुई हैं वो वास्तव में उन्हें मिल रही हैं या नहीं। ये नेशनली अग्रीड सेफगार्ड्स वाली बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे, ये क्या है? देखिए, संवैधानिक सेफगार्ड्स तो हमने समझे, जैसे आर्टिकल 29, 30, 350A। इनके अलावा भी समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कुछ नीतियां, योजनाएं या दिशा निर्देश तय कर सकती हैं जो भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के लिए हों। जैसे हो सकता है त्रिभाषा सूत्र या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के कार्यान्वयन से जुड़े कुछ पहलू हों, या सरकारी नौकरियों में भाषा संबंधी कोई नीति हो, या अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की कोई योजना हो। इन्हें हम नेशनली अग्रीड सेफगार्ड्स कह सकते हैं, जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी है। सीएलएम इन पर भी नजर रखते हैं। अच्छा, मतलब संविधान के अलावा अन्य सहमत योजनाओं और नीतियों का कार्यान्वयन भी देखना? जी हाँ, और सिर्फ सरकारों के साथ बातचीत ही नहीं, सीएलएम का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन उन मामलों को भी सक्रिय रूप से उठाता है, टेक्स अप मैटर्स, जो भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों, इंडिविजुअल्स, समूहों, ग्रुप्स, संघों, एसोसिएशंस या संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सीधे उनके ध्यान में लाए जाते हैं। यानी अगर किसी आम आदमी को जो भाषाई अल्पसंख्यक है कोई शिकायत है तो वो सीधे सीएलएम से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को या किसी समूह को लगता है कि उनके भाषाई अधिकारों का हनन हो रहा है या उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तो वो सीएलएम को लिख सकते हैं या उनके क्षेत्रीय कार्यालय में जा सकते हैं। किस तरह के मामले हो सकते हैं ये, उदाहरण के तौर पर? बहुत तरह के मामले हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इलाके में एक भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं और उन्हें उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्कूल में शिक्षक नहीं है या किताबें नहीं हैं, तो वो सीएलएम से शिकायत कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए किसी राज्य का कोई महत्वपूर्ण सरकारी आदेश या सूचना सिर्फ राज्य की मुख्य भाषा में जारी होती है और अल्पसंख्यक भाषा बोलने वालों को वो समझ ही नहीं आती, जबकि नियम ये है कि जरूरी जानकारी अल्पसंख्यक भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये भी एक शिकायत का आधार हो सकता है। अच्छा, या जैसे अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों की भर्ती न होना या उनकी भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सहायता न मिलना। हाँ, ये सब मुद्दे हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मामला जो उनके संवैधानिक या सहमत सेफगार्ड्स के दायरे में आता हो। सीएलएम इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के सामने उठाते हैं ताकि उनका समाधान हो सके। तो ये तो हुई शिकायतों पर कार्रवाई। क्या सीएलएम खुद भी पहल करते हैं? क्या वे दौरा वगैरह करते हैं ये देखने के लिए कि जमीनी हकीकत क्या है? हाँ, ये उनके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीएलएम व्यक्तिगत रूप से भाषाई अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों और शैक्षिक संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दौरा करते हैं। इन दौरों का मकसद होता है सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मौके पर मूल्यांकन करना। ऑन द स्पॉट असेसमेंट। मतलब खुद जाकर देखना कि स्कूलों में क्या हो रहा है, दफ्तरों में क्या स्थिति है। बिल्कुल, कागजों में क्या लिखा है और जमीन पर क्या हो रहा है, इसमें कई बार फर्क होता है। तो ये दौरे उन्हें फर्स्ट हैंड जानकारी देते हैं,
वो लोगों से मिलते हैं, शिक्षकों से, छात्रों से, समुदाय के नेताओं से, स्थानीय अधिकारियों से बात करते हैं। इससे उन्हें असली तस्वीर पता चलती है। ये तो बहुत जरूरी है। सिर्फ रिपोर्ट्स पर निर्भर रहने से तो काम नहीं चलेगा। और इन दौरों और अपनी जांच के आधार पर सीएलएम जरूरत पड़ने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्चतम स्तर पर भी बातचीत करते हैं। उच्चतम स्तर मतलब वो मुख्यमंत्रियों, चीफ मिनिस्टर्स और उपराज्यपालों, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ भी चर्चा करते हैं, अगर मामला इतना गंभीर या नीतिगत हो। इसके अलावा वो राज्यों के मुख्य सचिव, जो राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, या उन सचिवों से भी मिलते हैं जो इन सुरक्षा उपायों की योजना के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। ओहो, मतलब सीधे टॉप लेवल पे बात होती है। हाँ, क्योंकि कई बार नीचे के स्तर पर मामले अटक जाते हैं या नीतिगत बदलाव की जरूरत होती है, तो फिर उच्च स्तर पर ही बात करनी पड़ती है ताकि समाधान निकल सके और जरूरी निर्देश जारी हो सकें। इन उच्च स्तरीय बैठकों से सीएलएम की सिफारिशों को वजन मिलता है। सही बात है। जब इतने ऊंचे लेवल पे बात होगी तो अधिकारी भी उसे गंभीरता से लेंगे। उम्मीद तो यही की जाती है। तो ये तो हुई उनकी भूमिका और काम करने का तरीका। क्या इस कार्यालय का कोई औपचारिक रूप से घोषित दृष्टिकोण, विजन और लक्ष्य, मिशन भी है, जैसे आजकल हर संगठन का होता है? हाँ, बिल्कुल है। सीएलएम की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर उनका विजन और मिशन स्पष्ट रूप से बताया गया है। अच्छा, क्या है उनका विजन? उनका विजन है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, उनके प्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मशीनरी और तंत्र हैं, मैकेनिज्म, उसको सुव्यवस्थित, स्ट्रीमलाइनिंग और मजबूत करना। ओके, मतलब जो सिस्टम है सेफगार्ड्स को लागू करने का, उसे बेहतर और ताकतवर बनाना। हाँ, और आगे, ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, और उनकी समबंधित भाषाओं के संरक्षण के साथ साथ, अलॉन्ग विद प्रिजर्वेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस, उन्हें समावेशी और एकीकृत विकास, इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए समान अवसर मिले। ये तो काफी व्यापक विजन है। इसमें अधिकारों की सुरक्षा भी है, भाषा का संरक्षण भी है और विकास में बराबर की हिस्सेदारी भी है। समावेशी और एकीकृत विकास मतलब ऐसा विकास जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक भी पूरी तरह शामिल हों, उन्हें अलग थलग महसूस ना हो और वो देश के बाकी समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ें। उनकी भाषा या संस्कृति उनके विकास में रुकावट ना बने, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा रहते हुए वो मुख्य धारा में शामिल हों। ये बहुत जरूरी है। और उनका मिशन क्या है? विजन तो हो गया एक बड़ा सपना, मिशन होता है उसे पाने का रास्ता। उनका मिशन संतुलित और सरल और सीधा है। मिशन है ये सुनिश्चित करना कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए संवैधानिक और अन्य सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करें। To ensure that all the states' UTs effectively implement the constitutional and other safeguards provided to the linguistic minorities. मतलब मिशन का फोकस एकदम इम्प्लीमेंटेशन पर है, ये पक्का करना कि जो नियम, कानून और योजनाएं हैं वो जमीन पर उतरें। बिल्कुल। विजन बताता है कि कहाँ पहुंचना है और मिशन बताता है कि वहां पहुंचने के लिए सबसे जरूरी काम क्या करना है। और यहाँ सबसे जरूरी काम है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब आते हैं इनके मुख्य कार्यों, फंक्शंस और उद्देश्यों पर, जो शायद इसी विजन और मिशन से जुड़े होंगे। इनके फंक्शंस क्या क्या बताए गए हैं? हाँ, इनके मुख्य कार्य, फंक्शंस इस प्रकार हैं। पहला, जैसा आर्टिकल 350B में ही कहा गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों, सेफगार्ड्स से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। ठीक है, ये तो कोर फंक्शन हो गया। दूसरा, संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर सहमत सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सबमिट रिपोर्ट्स। ये भी आर्टिकल 350B का हिस्सा है, जैसा हमने देखा। रिपोर्टिंग बहुत अहम है। हाँ, ये भी देख लिया हमने। और तीसरा कार्य है इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, मॉनिटर। और निगरानी करने के तरीके भी बताए गए हैं, जैसे प्रश्नावली भेजना राज्यों को, सम्मेलन आयोजित करना, सेमिनार करना, बैठकें करना, समीक्षा तंत्र स्थापित करना आदि। अच्छा, मतलब सिर्फ रिपोर्ट मिलने का इंतजार नहीं करना, बल्कि लगातार नजर रखना कि काम हो रहा है या नहीं, और उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाना, क्वेश्चनर्स भेजना, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स करना, ये सब क्या होता है इसमें? देखिए, क्वेश्चनर्स में वो राज्यों से विशेष जानकारी मांग सकते हैं कि उन्होंने सेफगार्ड्स लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, कितने स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई हो रही है, कितनी शिकायतें आईं और उनका क्या हुआ, वगैरह वगैरह। कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में वो राज्यों के अधिकारियों, शिक्षाविदों, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, चुनौतियों पर बात कर सकते हैं। मीटिंग्स तो लगातार होती ही रहती हैं,
नोडल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ। और रिव्यू मैकेनिज्म का मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे नियमित रूप से प्रगति का आकलन किया जा सके। तो ये सब तरीके हैं मॉनिटरिंग के। फंक्शंस तो समझ आ गए, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब उद्देश्य। कार्य तो हुए कि क्या करना है, उद्देश्य हुए कि क्यों करना है, क्या हासिल करना है। हाँ, उद्देश्य भी स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। पहला उद्देश्य है भाषाई अल्पसंख्यकों को समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए समान अवसर प्रदान करना। ये तो विजन से मिलता जुलता है। समान अवसर और राष्ट्रीय एकता, ये कैसे जुड़े हैं? ये बहुत गहराई से जुड़े हैं। जब किसी समूह को लगता है कि उन्हें बराबर के मौके नहीं मिल रहे हैं, उनकी भाषा या संस्कृति को सम्मान नहीं मिल रहा, तो उनमें अलगाव की भावना पैदा हो सकती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है। इसके विपरीत, जब उन्हें विकास में बराबर का भागीदार बनाया जाता है, समान अवसर दिए जाते हैं, तो वो खुद को देश का अभिन्न अंग महसूस करते हैं और इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलाना, ये क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या हैं, उन्हें क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने संवैधानिक और अन्य सेफगार्ड्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो उनकी मांग कैसे करेंगे? अगर कहीं उनका हनन हो रहा है तो वो आवाज कैसे उठाएंगे? इसलिए जागरूकता फैलाना बहुत अहम है, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हों। हाँ, ये बात तो है। जानकारी ही शक्ति है। तीसरा उद्देश्य? तीसरा उद्देश्य है संविधान और अन्य सुरक्षा उपायों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना, जिन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। ये उनके मिशन से सीधा जुड़ा है। मतलब वही बात, इम्प्लीमेंटेशन पर जोर। बिल्कुल। और चौथा उद्देश्य है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों यानी रिप्रेजेंटेशंस को संभालना। अच्छा, ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब जो शिकायतें आती हैं उनको देखना और उनका हल निकालने की कोशिश करना। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। जब लोगों को लगता है कि उनकी सुनवाई के लिए, उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यवस्था है, एक दरवाजा है जिसे वो खटखटा सकते हैं, तो उनका व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। सीएलएम का कार्यालय ये भूमिका निभाता है। वो इन अभ्यावेदनों यानी रिप्रेजेंटेशंस या शिकायतों को लेते हैं, उनकी जांच करते हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उनका निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो ये चारों उद्देश्य मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं: समान अवसर और एकता, जागरूकता, प्रभावी कार्यान्वयन और शिकायत निवारण। जी हाँ, ये सब मिलकर सीएलएम के काम की दिशा और महत्व को दर्शाते हैं। तो आज हमने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी या आयुक्त के पद के बारे में काफी विस्तार से बात की। हमने देखा कि ये पद कैसे अस्तित्व में आया, इसके संवैधानिक आधार क्या हैं, इसका ढांचा कैसा है और इसके कार्य, भूमिका और उद्देश्य क्या हैं। ये सब जानने के बाद ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भारत की अद्भुत भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बनाए रखने और अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक तंत्र है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और ये विविधता हमारी पहचान और ताकत है। इस विविधता को सहेजना जरूरी है। हाँ, और ये कार्यालय इसी दिशा में काम करता है। जी, ये कार्यालय ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भाषा के आधार पर किसी को भी अवसरों से वंचित न किया जाए, किसी के साथ भेदभाव न हो और देश की एकता और अखंडता बनी रहे। जांच, रिपोर्टिंग, निगरानी और समन्वय के माध्यम से ये भाषाई अल्पसंख्यकों की आवाज को, उनकी चिंताओं को सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। ये एक पुल की तरह काम करता है भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों और सरकार के बीच। हाँ, कह सकते हैं। ये उनकी समस्याओं को सुनता है और सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की नीतियों और सेफगार्ड्स को उन तक पहुंचाने और लागू करवाने में मदद करता है। तो ये सब जानने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, और ये सिर्फ एक विचार है, कोई निष्कर्ष नहीं, कि क्या ये संवैधानिक सुरक्षा उपाय और सीएलएम का कार्यालय इतनी अच्छी मंशा और ढांचे के बावजूद जमीनी स्तर पर वास्तव में उतने प्रभावी हैं जितने होने चाहिए? ये एक जायज सवाल है। किसी भी संवैधानिक या कानूनी व्यवस्था की सफलता आखिर में उसके कार्यान्वयन पर ही निर्भर करती है। चुनौतियां जरूर होंगी,
संसाधनों की कमी हो सकती है, राज्यों की तरफ से सहयोग में कमी हो सकती है, जागरूकता का अभाव हो सकता है। ये सब व्यवहारिक पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और शायद एक और सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं वो ये कि भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे आसपास रहने वाले अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों को भी बराबर का सम्मान और अवसर मिले, इसके लिए हम व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर और क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ सरकार या CLM की ही जिम्मेदारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम अपनी भाषाओं को जिंदा रख सकते हैं, दूसरी भाषाओं के प्रति सम्मान दिखा सकते हैं, बहुभाषिकता को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम भी हमारी भाषाई विरासत को बचाने और एक समावेशी समाज बनाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। बहुत सही कहा। तो इसी विचार के साथ आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के इस महत्वपूर्ण पद के बारे में एक स्पष्ट समझ मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद।